हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए इज़ 0.3, पी ऑफ बी इज़ 0.6, देन फाइंड करके ये इतना सारा हमें दिया हुआ है। देखो, दो ही चीज़ गिवन है, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0.3 एंड पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0.6। अच्छा, जब भी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सबसे पहला हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल जाता है, वो होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी से, विच विल गिव यू 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, दैट मीन्स 0.18। अब ये P इंटरसेक्शन B जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, A एंड B। फाइन। दूसरा ये बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B। नॉट B का मतलब है इंटरसेक्शन B प्राइम। अच्छा, अगर किसी को याद है ये कि A इंटरसेक्शन B प्राइम जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B भी लिख सकते हैं, याद हो तो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, विच विल गिव यू 0.3 माइनस 0.8 18 सॉरी, मतलब ये 0.12 हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक हुआ। थर्ड पूछा है ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या रहेगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? probability of A is 0.3 0.2 माइनस 0.18। अब ये 0.5 माइनस 0.18 हुआ तो ये हो जाएगा 0.32। ठीक है, चलिए और क्या है, और पूछा नाइदर ए नॉर बी। अच्छा, नाइदर ए नॉर बी को कैसे लिखेंगे, किसी को आइडिया हो तो बताओ। नाइदर ए नॉर बी आपको ढूंढना है, कैसे लिखेंगे वो? जैसे यहाँ पे बोला गया था ना कि ये नॉट आता है तो क्या करते हैं, तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल प्राइम भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर। अच्छा, वन माइनस ए यूनियन बी क्या है, 0.32 है, तो ये हो जाएगा 0. क्या रहेगा कुछ। अच्छा, ए यूनियन बी हमारा शायद गलत, यहाँ पे 0.6 है, तो ये 0.9 माइनस ये 72 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 72 करोगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो, इजी था, थोड़ा ध्यान रखना है। 12 नंबर समझो। और डाई इज़ टॉस्ड थ्राइस, डाई जो है 3 टाइम हमने टॉस करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। देखो, है बहुत इजी, बट अगर नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और डाइस इज़ टॉस्ड थ्राइस, तो सैम्पल स्पेस जो है इसका क्या हो जाएगा वो समझो पहले। सैम्पल स्पेस जो है इसके 1/20 वो हो जाएंगे 6 पावर 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 216। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स एट लीस्ट वंस। ऑड नंबर जो है एटलीस्ट 1 आना चाहिए, मतलब या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, एटलीस्ट वंस बोला है। तो एटलीस्ट वंस जो है वो हम सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि कितनी इवेंट्स पॉसिबल है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट बहुत परेशान करके रख देगा अगर नहीं समझ पाओगे तो। जो उन्होंने बोला है वो कुछ ऐसा बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है पता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर
once plus probability of getting odd number twice plus probability of getting odd number thrice। ये इतना समझ लो आप अच्छे से। तो इसको मैं अलग से समझूँ, क्योंकि एटलीस्ट वंस का मतलब है कि वंस या वन से बड़ा। इसको मैं अलग से समझूँ ना तो ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 0 टाइम, ये भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर इसको ये भी बोल दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम, या फिर थ्राइस, ऐसा समझ लो। पता चला क्यों? देखो, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस उसका एडिशन है, तो उसका मतलब यही हुआ कि ऑड नंबर एक भी बार ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करो। या फिर ये बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर थ्राइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर थ्राइस का तो ये हालत है कि तीनों फर्स्ट प्लेस पे अगर इवन नंबर चाहिए हमें, तो इंडिपेंडेंटली सोचो ना, तो 3 इवन नंबर होते हैं। 3/6 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 3/6 हुआ ये। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू का 1/8। क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि तीनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपको पता चल गया है, क्योंकि तीनों प्लेस पे हमें इवन नंबर चाहिए इंडिपेंडेंटली, है ना। एक का दूसरे के साथ कुछ नहीं है लेना देना, तो ये इंडिपेंडेंटली हुआ, बराबर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। नंबर हमारे पास क्या है? 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम with replacement from a box containing 10 black ball and 8 red ball with replacement लिखा है, ये समझना, मतलब कि खींच के आपको वापस रख देना है। Find the probability that both the ball are red. First ball is black and second is red. One of them is black and one of them is red. बराबर, समझो इसको। बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल। टोटल कितने हुए बॉल? टोटल नंबर ऑफ बॉल इज़ 18। मतलब कैसे? 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल है, तो 18 ब्लैक बॉल हो ही गए। अच्छा, रेड बॉल चाहिए आपको, 2 बॉल चाहिए ना, एक साथ 2 बॉल खींचने, ड्रॉन करने। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। तो हम अभी पहला सॉल्व करें ना, बोथ द बॉल्स आर रेड। फर्स्ट ड्रॉ में अगर रेड बॉल चाहिए तो वो कैसे निकालोगे आप? 8 रेड बॉल है आपके पास और टोटल 18 है, तो ये हो जाएगा 4/9। अच्छा, दूसरा बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। तो ये 18 हो जाएगा, ऊपर भी 8 ही हो जाएगा। अगर कोई शातिर बच्चा है तो उसको पता चल जाएगा ये क्यों किया। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि बॉक्स अंदर से बॉल उठाया, रेड है कि नहीं चेक करके वापस डाल दिया, तो नंबर ऑफ बॉल अफेक्ट नहीं होने वाले, उसके उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल रेड, बोथ रेड बॉल इज इक्वल टू, ये दोनों इंडिपेंडेंटली इवेंट हमने किया है, तो ये हो जाएगा 16/81। ठीक है, फर्स्ट बॉल ब्लैक, सेकेंड रेड, सिमिलरली करना है यहाँ पे, जैसे इसका किया वैसे ही दूसरा अगर करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक पहले चाहिए ना, फर्स्ट बॉल, हाँ, तो ब्लैक इन फर्स्ट ड्रॉ,
ब्लैक फर्स्ट रो में चाहिए तो कैसे, ये 18 होगा और ऊपर ब्लैक जो है 10 है, मतलब कि 5/9। दूसरा आपको सेकंड रेड चाहिए, रेड इन सेकंड रो, तो यू विल गेट 18 और ऊपर कितना हो जाएगा, सेकंड है ना, तो आप क्या करोगे ऊपर, ऊपर मैं ये कर सकता हूँ कि 8, हाँ, तो ये हो जाएगा 4/9। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दूसरे में उल्टा पूछ लिया है वही चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, और दूसरे में वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड वन ऑफ अदर इज़ रेड। एक ब्लैक हो एक रेड हो, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, जैसे आप ये फाइंड करोगे ना ये वाला, तो वो आपको मिल जाएगा 20/81। ठीक है। अब देखो वन ऑफ देम इज़ रेड एंड वन ऑफ देम इज़ ब्लैक का क्या करना है पता है, कि पहला फर्स्ट ब्लैक हो एंड सेकंड रेड हो, ये एक प्रोबेबिलिटी हुई, प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी कैसे आप करोगे, फर्स्ट रेड एंड सेकंड, ये हो जाएगा क्या, क्या बोला है उन्होंने, रेड तो ब्लैक, बराबर। तो ये प्रोबेबिलिटी तो अभी फाइंड करी 20/81, ये भी 20/81 ही होगा, आप चेक कर लो तो टोटल हो जाएगा आपका 40/81। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास क्या है वो समझो। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve problem independently, find the probability that problem is solved and exactly one of them solve the problem. बहुत अच्छा हो गया ये कि देखो probability of A अगर है तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि probability of solving problem by A, probability of solving प्रॉब्लम बाई कोई पर्सन है ए, राइट, वो दिया हुआ है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई बी वो दिया है 1/3। दोनों ने ट्राई कर लिया इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होना चाहिए, वो उसका मेन है, बराबर। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट है तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 के हिसाब से ये 1/6 हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व दैट इज आइदर बाय ए और आइदर बाय बी। मतलब देखो पहला कंडीशन ये बोला ना कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मतलब ये होता है कि आइदर बाय ए एंड, सॉरी एंड नहीं, और बाय बी। तो ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो और बी से प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। तो वो हम ऐसे निकालेंगे ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 1/2 है, ये 1/3 है, माइनस 1/6 है। 6 इज़ योर एलसीएम, आप इसको करेक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा 2/3। ठीक है। सेकंड बोला है देखो कि वन ऑफ देम, है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ कि अगर ए से सॉल्व हो रहा है तो बी से नहीं होना चाहिए, बी से सॉल्व हो रहा है तो ए से नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि
प्रॉब्लम अगर ए से सॉल्व हो रहा है तो बी से नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर ये है कि प्रॉब्लम अगर ए से नहीं सॉल्व हो रहा है तो ये बी से होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास? 1/2। तो कोई बताए क्या मुझे? अच्छा ये सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? 1 - 1/2, याद करो, तो ये 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/3 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर किसी को पता चल रहा है तो ये 1/3 + 1/6 विच इज़ 2/6, विच मीन्स ये 1/3 हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा समझ के काम करना होगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा, राइट। चलिए अभी आगे देखते हैं हम, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? 14 नंबर। अभी हम 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर हमारे पास क्या है समझो। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? ई एंड एफ जो है वो इंडिपेंडेंट कब होंगे वो आपको बताना है। अच्छा देखो, ई बोला है कि द कार्ड ड्रॉन इज़ ऑफ स्पेड, जो कार्ड आपने खींचा है वो क्या होना चाहिए? स्पेड। तो वो 13/52 के हिसाब से 1/4 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? एस, मतलब 4/52। तो ये 1 क्या होगा? 1/13। ओके, अभी मैं ई इंटरसेक्शन एफ बोलूँ तो स्पेड का एस हो, वैसा तो आपको 1/52 ही मिलेगा, बराबर। और इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करो तो वो भी आपको 1/52 ही मिलेगा। तो पहला जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब वहाँ पे सेटिस्फाई हो। ओके, तो देखो अब हम सेकेंड वन वाला समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वन में ई क्या होगा? द कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक। ब्लैक कितने होते हैं? 26 कार्ड होते हैं। ये तो बहुत ईजी है, आप फटाफट पता लगा सकते हो, बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? ढूंढो, उसने बोला कि किंग हो, 4 किंग होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/13। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ बोलो। ई इंटरसेक्शन एफ ये है कि ब्लैक के किंग हो, तो ब्लैक के किंग मतलब बोलो जल्दी फटाफट, 2 किंग मिलेंगे ब्लैक के, ये 52 विच विल गिव यू 1/26। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/26 मिल रहा है, तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। ओके, चलो तो यहाँ तक हो गया है हमारा। थर्ड नंबर का जो है वो आप खुद से कर लेना, आई विल नॉट गिव दैट आंसर। हो गया 15। 16 नंबर देखते हैं। अच्छा देखो, 16 नंबर में क्या पूछा है कि इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड। In a hostel, 60% of the student read Hindi newspaper, 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. अच्छा देखो, बहुत इजी है, हिंदी वाला है वो एच हम समझ लेते, तो प्रोबेबिलिटी 60% दी है ना, तो 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना है तो आपको दिया है 20, मतलब कि सॉरी 40, मतलब कि 0.4। एंड दोनों के लिए ये भी दिया है हिंदी एंड इंग्लिश इंटरसेक्शन ई 0.2। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। हिंदी भी नहीं रीड करना है उसको, और ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ई डैश, बराबर। ये आपको फाइंड करना है, तो मतलब कि सबसे पहले क्या बोला है? नाइदर हिंदी, हाँ बस बराबर, तो यही बोला ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का प्राइम, मतलब कि 1 - एच यूनियन ई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई क्या हो जाएगा यहाँ से? 0.6, 0.4 - 0.2, तो 0.8।
विच विल गिव यू, यहाँ से ये 1 माइनस 0.8 मतलब कि 0.2, बराबर। चलिए दूसरा क्या बोला है कि इफ़ शी रीड हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ़ शी रीड हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब कि इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी कंडीशनल बोला है विथ ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच क्या है हमारे पास 0.2 अपॉन ये 0.6 मतलब कि 2/6 मतलब कि 1/3। दूसरा क्या बोला कि इफ़ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड हिंदी, तो ये यहाँ पे उल्टा करना है, एच और ई का ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे सारे। चलिए 17 नंबर, और 18 नंबर दोनों ही MCQ है हमारे पास। ये बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड, तो 36 तो हो ही जाएंगे। ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई में आपको क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो मतलब कि वो एक ही है पैर ऐसी 2/2, तो ये 1/36 बनेगा। चलिए 17 हो गया। 18, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ़, दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगी कब, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है, पहला तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला जो लिखा है वही राइट लग रहा है, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन ना, एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों डिफरेंट है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम हुआ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम हुआ, ये प्रोबेबिलिटी ए प्राइम बी प्राइम हुआ। तो आई होप यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, बराबर। यहाँ पे शायद इंटरसेक्शन का वो है बट वो भूल गए होंगे, कोई नहीं। तो आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि ये है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज पूरा आपको ख़त्म करना है 13.2, और एग्जाम्पल्स इसके साथ जो दिए हैं वो आपको ख़त्म करने हैं और वो होमवर्क में भेजने हैं, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।